आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। वर्ल्ड लाइन पेटेक ऑर्गेनाइजेशन की 27 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की तादाद सालाना 62% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसकी वजह सच पूछा जाए तो भारत में डिजिटलाइजेशन की सरकार की कोशिशें जैसे जनधन अकाउंट्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के अलावा इंटरनेट और स्मार्टफोन की आम लोगों तक पहुंच और ई कॉमर्स का राइज करना शामिल है। यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, इन सब के इस्तेमाल को आज हम सब जानते हैं। अब हमारे समझने वाली बात यह है कि डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बनाया है, इसकी हदें क्या हैं और डिजिटल पेमेंट्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितनी तरक्की मिली है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राम सिंह। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। शुरुआत सिंह साहब आपके साथ की जाए। सिंह साहब, हार्ड कैश वर्सेस ऑनलाइन कैश, अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी कुछ लोग हैं जो डरते हैं, घबराते हैं, खासकर अगर हम ओल्डर जनरेशन की बात करें तो उनको ये लगता है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए उनके साथ, कहीं बैंक अकाउंट की जितनी भी सेविंग्स हैं वो सब ना निकल जाएं। तो अगर आप चाहें तो वो क्लैरिफाई कर दें आज। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इनफैक्ट जो भी ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, मेरे भी माता पिता, वो भी डरते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल लिटरेसी। जब हम किसी ऐसे मोबाइल फ़ोन को यूज टू नहीं हुए अपनी यंग लाइफ में, तो स्वाभाविक रूप में उस लैपटॉप को या उस मोबाइल को यूज करना, मैं अगर अपने घर का एग्जांपल लूँ तो मेरे फादर आज भी वो पुराना बटन वाला फ़ोन यूज करते हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन को यूज करके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। और किसी भी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में अगर हम, भले ही हमने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन अनेबल कर दिया हो, इंटरनेट आ गया हो, लेकिन जब तक डिजिटल लिटरेसी हम प्रमोट नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, आजकल तो वो भी पेटीएम का तो यूज, जो पे वैलेट है, वो तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज उसका आजकल रूरल एरिया में हो रहा है। लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनके साथ एक ये गैप है, उनको निश्चित रूप में एक डर रहता है हमेशा। और उसके पीछे मेरे हिसाब से 3 प्रकार से सरकार इसको जो है आगे प्रमोट कर सकती है। नंबर 1, एक तो है कि डेटा इंक्रिप्शन। जब भी हम लॉगिन करें उसके लिए बैंकों ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं निरंतर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो नए नए सिस्टम ईजाद कर लेते हैं। आज की डेट में एक जैसे स्विम स्वैप फ्रॉड आजकल बड़ा पॉपुलर है बाजार में। जब स्विम की स्वैप होती है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सिम की पोर्टेबिलिटी किसी दूसरी कंपनी से करना चाहता हूँ, मैं भी वोडाफोन का कस्टमर हूँ और मैं एयरटेल में अगर स्विच कर रहा हूँ, तो बीच में 3 दिन की टाइम विंडो होती है। उसी में वो एक नया सिम निकालते हैं, उसको स्विम स्वैप, वो स्विम लेके उसको जनरेट करके एक फेक आइडेंटिटी जनरेट करके आधार का डेटाबेस आपने देखा, जिससे 3-4 दिन पहले भी न्यूज आई कि आधार का लगभग 81 करोड़ भारतीयों का जो डेटा है और किसी एक डार्क वेब वेबसाइट पे ओपनली बिक रहा है। तो ये क्रिमिनल्स जो हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं और ऐसी चीटिंग के बहुत सारे केसेस आए हैं। लेकिन हमें इसमें, पहला मैंने कहा डिजिटल इंक्रिप्शन को हमें बढ़ावा देना है। दूसरा, इसका डिजिटल जो है इसका वेरिफिकेशन। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर SMS आएगा, उससे हम वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद भी जो है थर्ड, कि आपको अलर्ट रहना सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर अलर्ट, कोई भी ऐसा SMS या ऐसा कोई भी आपके पास व्हाट्सएप पे कॉल आता है जो आपका नोन नहीं है, या कोई इंटरनेशनल कॉल आती है, अगर उस पर कोई लिंक दिया है, क्योंकि कॉल से शायद नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास उस पर लिंक दिया और उस पर अनजाने में आपने क्लिक कर दिया, और यूजली ये बड़ा लोक लुभावना होगा, इसमें लगेगा आपको इसमें बड़ा फ़ायदा है आपका, कुछ इस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। और फिशिंग, जो आजकल फिशिंग बड़ा एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये हमारे जो दर्शक हैं, मैं विशेष रूप से इनसे कहूँगा, जब भी आप डिजिटल पेमेंट करें इन चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये चुनौतियाँ भी हैं इसकी, पर इसके साथ साथ इसके बेनिफिट बहुत हैं। जैसा सर ने पहले कहा कि इसको हम और आगे क्या, इसके किसानों के लिए क्या लाभ हुए हमारे देश में, जैसे सब्सिडी देते हैं। मैं एक 3-4 योजनाओं के माध्यम से सरकार ने टारगेटेड सब्सिडी के कैश ट्रांसफ़र को कैसे कैशलेस इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक साधन बनाया पिछले 3-4 सालों में, बहुत ही जिसको कहा। आज की डेट में अगर हमें किसान को सब्सिडी देनी है तो हम उसके कैश ना ट्रांसफर, क्योंकि हम सब्सिडी देते तो हमें ये नहीं पता किस पर्पज़ के लिए। अगर फर्टिलाइजर के लिए है तो हम उसको
एक हम बारकोड भेजेंगे उसके मोबाइल फ़ोन पे, वो किसी दुकान पे जाएगा और वो बारकोड को स्कैन करेगा उस खाद को, फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए। तो पर्पज है, जब सरकार कोई सब्सिडी दे रही है, दैट इज़ बेसिकली टू इनेबल द एग्रीकल्चर फार्मर, उनको हम आगे उनको उत्साहित करना चाहते हैं कि ज़्यादा फसल पैदा हो। तो जो वीकर सेक्शंस पे किसान होते हैं, इसी प्रकार से हमारी माताएं बहनें, अब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको हम अक्सर कैश ट्रांसफ़र देना चाहते हैं, पर घर की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है, कई बार परिवेश ऐसा होता है कि वो पैसे निकाल लिए जाते हैं और किसी और पर्पज में, मजबूरी में, या तो बच्चों पे या हस्बैंड ने किसी पर्पज में या घर की किसी और ज़रूरत पे खर्च हो जाते हैं, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन को उसमें फूड की बड़ी आवश्यकता होती है। तो सरकार ने एक डिजिटल सिस्टम तैयार किया है जो उस वुमेन के पास ही जाएगा और उससे वो फोर्टिफाइड फूड, जिसमें कि आयरन हो या और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण तत्व किसी भी एक जो जननी महिला के लिए आवश्यक है, उसको वो केवल वही खरीद सकती है। तो इससे हम जो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कैसे? महिलाओं के, और किस पर्पज के लिए? जिस पर्पज के लिए उसको हम सरकार को पैसा खर्च करना है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर सब्सिडी को भी हम अच्छे से टारगेट कर पा रहे हैं, जिससे कि पैसे की, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक जो मनी स्विचिंग, रास्ते में जो पैसा जो सही जगह ना पहुंच पाना, उसको सरकार ने इस टारगेटेड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से, इन 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, और इस प्रकार के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां टारगेट जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट देने की उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश की। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपने दिए हैं कि बिल्कुल टारगेटेड इस्तेमाल हो और साथ ही कोई लूप होल्स ना बचे कि फर्टिलाइजर के लिए अगर सब्सिडी है तो वो बारकोड है, जाकर आपको दुकान से फर्टिलाइजर ही मिलेगा, कैश पैसे नहीं मिलेंगे उसके। और सेम इज विद प्रेग्नेंट वुमेन। बस एक चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे आप जहाँ बैठे हैं, आपकी स्क्रीन के पीछे बैकड्रॉप में एक जो QR कोड लगा है, वो QR कोड क्या कहीं कभी गड़बड़ भी हो सकता है कि आपने उसको QR कोड को स्कैन किया लेकिन वो कोई वेबसाइट गड़बड़ निकली? इसमें कुछ एक ग्रे एरिया है, क्योंकि इस पे अभी बायोमेट्रिक में भी, आधार में भी ये समस्या भारत को आई है, और इस पे एक रिपोर्ट भी आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक, और बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये स्वाभाविक है, जैसे बारकोड और ये हमारे थम्स होते हैं, जैसे एज हो जाती है तो हमारे थम्स हमें स्कैन करने में प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार से बारकोड में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब बनाई जाती है तो बड़े सच्चे मन से और जनता के सरोकार के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमने कहा हमेशा यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, अगर संसार में अगर कोई अधर्म करता है तो उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ चोट करनी पड़ती है। तो लोगों ने कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट इसमें ढूंढ लिए हैं कि बारकोड की कहीं ना कहीं जो है उसकी इंक्रिप्शन में या इनकोडिंग में कहीं ना कहीं हेराफेरी के कुछ एग्जाम्पल्स मार्केट में आए। लेकिन सरकार, मैंने कहा, जो इंक्रिप्शन हम लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और जो डबल स्टेप जो चेक है वाया मोबाइल फ़ोन मैसेज के द्वारा, ये 2 टेक्नोलॉजी इनेबल करके हम उसको फिर रीवेरीफाई करते हैं। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इसका मिसयूज हुआ है, लेकिन हम जल्दी ही इन जो हमारी चुनौतियां उनको हम जो अवसर के रूप में बदल लेंगे। जी, और उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं संदीप जी, जैसे कि सिंह साहब बता भी रहे थे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डिजिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करीब 16 पेमेंट मोड्स हैं जी। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन हम कुछ दर्शकों को बता दें कि 2023 जनवरी तक करीब 84 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, मतलब इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है जी। और 2025 तक ये उम्मीद की जा रही है कि 220 मिलियन ऑनलाइन खरीदार होंगे। तो इतना बड़ा मार्केट एक भारत में है, 16 क्या कम पड़ेंगे पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि जो भारत के रुपे कार्ड है जिसको एक क्रांति कहा जा रहा है, और साथ ही भीम ऐप जिसको भारत इंटरफेस फॉर मनी बोला जा रहा है, इन दोनों ऐप्स, इस दोनों चीज़ों के बारे में बताएं। जी जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये निकाला है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं और बढ़ती जा रही हैं। आगे देखिए कि अभी जो डाटा पीछे आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है उसमें 9,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं पिछले 2022 में। अगर आप उसको कंपेयर करें और कंट्रीज़ के साथ तो नेक्स्ट कंट्री आती है ब्राज़ील, जिसमें 3,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2022 में। मतलब आप देखिए 9,000 और 3,000। अच्छा, उसके बाद आप देखिए 3rd नंबर पे है चाइना। चाइना की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ 1,800 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैं। तो कितना फ़र्क है, जबकि देखिए आप चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है।
थोड़ी सी अभी बढ़ गई है पीछे जो डाटा आया था उसके हिसाब से, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में इसीलिए हम लोग दिल खोल के खर्च करते हैं दिल खोल के खर्च करते हैं। सही बात यहाँ है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम देखा जाए जो मनी का ट्रांसफर है वो साइज छोटा है। तो अगर हम देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सेटलमेंट में तो हम चौथे नंबर पे हैं। नंबर 1 अमेरिका है, उसके बाद जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया, हम चौथे नंबर पे आते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारे मैंने कहा ना छोटे ट्रांजेक्शन 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए भी आजकल सब्जी वाले, अगर चाय वाले, हर जगह बस आपके पास वो एक पीओपी है। हाँ, और इसमें जो सबसे POS, बड़ा जो इनेबलर है मैं कहूँगा यूपीआई। इनफैक्ट पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के पीछे इसकी मुरीद है, और इसके पीछे में सारा जो इसका जो क्रेडिट है वो भारत के जो वैज्ञानिक जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जिन्होंने इस पे काम किया है, क्योंकि इसके साथ डिजिटल वेरिफिकेशन भी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी है, आधार से लिंक्ड है, और सबसे चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में। मेरे हिसाब से चाइना में यूनियन कार्ड के नाम से यूनिफाइड कार्ड चलता है, सबसे ज़्यादा उसके दुनिया में नेटवर्क है। और अगर आप देखो तो यूपीआई का इसकी सक्सेस का पैरामीटर कैसे चेक किया जाए, 26 देशों के साथ हमने यूपीआई के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। वो देश कौन से हैं? सिंगापुर, फ्रांस, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर आप देखें हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के मिनिस्टर इंडिया आए और किसी सब्जी बाजार में गए जस्ट टू चेक कि यूपीआई कितना एक सिस्टम है, और उन्हें 15 रुपए की उन्होंने मिर्च खरीदी और उसका उन्होंने पेमेंट किया, और उन्होंने कॉल करके अपने कंट्री में उन्होंने जो विदेश मंत्री थे अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि इसी प्रकार का पेमेंट सिस्टम मैं जर्मनी में चाहता हूँ। तो जर्मनी ने हमें अप्रोच किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्मनी में इसी इनेबलिंग इसी प्रकार का बनाने के लिए। कारण इतना कॉस्ट इफेक्टिव और इतना वेरीफाइड दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है। और अगर आप देखो, कभी मैंने फॉक्स न्यूज जो चैनल है यूएसए का, उस पर डिबेट देखी है। इवन अमेरिकन जो इसमें वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है, उन्होंने मास्टर कार्ड को बहुत समय तक लीड किया, एंड ही हिमसेल्फ इज एक बिग फैन ऑफ कि उन्होंने कहा कि हमारे को मार्केट से बाहर करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म का नाम दिया। नंबर 1 यूपीआई ने पूरे बाजार को बदल कर रख दिया, और उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट लाने में भीम का सबसे बड़ा, अगर कोई वॉलेट अगर सक्सेसफुल हुआ है बाजार में, बहुत सारे आए हैं, लेकिन जो भीम की जो फीचर्स है, जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने उनको डिजाइन किया है, छोटी से छोटी जो ट्रांजैक्शन है, और उसका रिफ्लेक्शन सर ने बताया 9 करोड़ ट्रांजैक्शन, सारे छोटे ट्रांजैक्शन है, कोई 20 का, कोई 25 रुपए का, कोई 10 रुपए का, 5 रुपए का। अगर आपको बाजार में कहीं भी जाना है तो कैश रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो छोटा भीम अब बड़ा भीम हो गया। बड़ा भीम हो गया। और रुपे कार्ड, हाँ, रुपे कार्ड्स में सिंह साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका वॉल्यूम ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जो टोटल वैल्यू है वो कम है, लेकिन बेस बन गया है। आप ये नोट करें कि बेस बन गया है, और आगे जाके इसी बेस के ऊपर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर नेचुरली, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो इसी वजह से बनेगा। अच्छा, रुपे कार्ड्स के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है, जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक रुपे कार्ड्स सिस्टम बनाया है, नेटवर्क बनाया है, और ये नेटवर्क जो है ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका इंटरनेशनल कार्ड सिस्टम है, जैसे मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, उसी सिस्टम पे ये कि सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि हम एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर देंगे कि हमें बाहर के कार्ड सिस्टम पे डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा। और आज की डेट में देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया है। आप देखिए कि जगह जगह मर्चेंट्स पे, जगह जगह दुकानों पे, हर जगह रुपे कार्ड्स का यूज़ करना शुरू हो गया है। आप रुपे कार्ड लें और उसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं, और उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये कार्ड सिस्टम डेवलप हुआ है, और आगे इसका जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा है, और आगे बड़ा ग्रोथ इसके अंदर हमें दिख रही है। मेक इन इंडिया की बात की तो हम स्टार्टअप इंडिया की भी बात कर लेते हैं कि नया व्यवसाय खोलना और उसको फ्लरिश करना, ये सब कितना ईज से हो जाएगा। और साथ ही में अगर हम हाउसवाइफ्स तक की भी बात करें, पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो वर्क फ्रॉम होम कुछ अपना हॉबी कुछ कर सकती हैं, अपने पैसे कमा सकती हैं, उनको कहीं कहीं जाना पड़ता अपना सामान वो करने के लिए, और पेमेंट्स लेने के लिए, और ऑर्डर्स आने के लिए। ये सब नेचुरल है कि इंटरनेट से भी और डिजिटल पेमेंट से बेटर हुआ है।
ट्रेडिंग में बहुत विमेन आ गई हैं अब, हाउसवाइफ्स, वो भी शायद इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वो डिजिटली ट्रांसफर कर पाती हैं ये सब मनी। क्या कहेंगे सिंह साहब? बिल्कुल, देखिए मैडम, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो एक तो बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा आसान हो गया है भारत में। पहले बिजनेस स्टार्ट करने में ही बहुत चुनौतियाँ होती थी। आज की डेट में अगर सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ज़्यादा अच्छे से LLP रजिस्टर करनी हो या कंपनी रजिस्टर करनी हो तो सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है। पहले कंपनी रजिस्टर कराने में कई महीने निकल जाते थे, आजकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अगर आप कोई करते हैं अप्रोच। दूसरा, बिजनेस को स्टार्ट करके उसको स्केल अप करना। तो डिजिटल होने की वजह से आज की डेट में अब जैसे सरकार ने इसमें भी एक तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे कि अमेजॉन आया या फ्लिपकार्ट आया या और इस तरीके के प्लेटफॉर्म है, लेकिन सरकार ने एक जल्दी इनिशिएटिव लिया और वो अगला UPI बनेगा। और वो महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो हमारी माताएं बहनें जो देख रही हैं इस प्रोग्राम को, ONDC, दैट इज ए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं घर बैठे ही। अब कोई भी हमारी माता या बहना घर पे कोई काम कर रही है, अगर कोई स्टिचिंग का काम कर रही है या बुटीक का काम है या इसके अलावा कोई निटवियर का काम है या कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग ही शुरू कर ली, तो वो अपने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छा फोटो क्लिक करके ऑनलाइन डिजिटल मार्केट प्लेस पे उसको डालकर अपनी छोटा सा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाकर ONDC पे सरकार की तरफ से देखा जाए तो जल्दी में जितने भी होटल हैं वो सारे ONDC पे आ चुके हैं। मैंने बेंगलोर पे इसकी सक्सेस रिव्यू अभी पढ़ी है, DPIIT की एक मीटिंग में मैं गया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका सक्सेस आया है। और इसमें चार्जेज कम है, जैसे जोमेटो पे लगभग 26% के आसपास चार्ज है। सरकार चाह रही है कि अगर कोई होटल व्यवसाय करके किसी को फूड बेच रहा है तो अगर 26% बीच में एग्रीगेटर ही खा गया तो दैट इज टू मच ऑफ मनी। तो सरकार हमारे छोटे व्यवसायियों के उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सरकार ने ONDC के रूप में प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर अपने बिजनेस को ऑफ टेक कर सकते हैं। खास रूप विशेष रूप से जो स्टार्टअप है ऑफ टेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो पैसा लेना सरकार से लोन, मुद्रा स्कीम बड़ा ईजी हो गया है। बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी हो गया है, बिजनेस को स्केल अप करना भी हो गया है। सबसे ज़्यादा ऐसे में, क्योंकि जब ये बिजनेस इतना आसान हो गया तो एक चीज़ हमारे दर्शकों को याद रखनी होगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को और अपने कमिटमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ इतना इजी हो जाए, उस इजी की दौड़ में हम पिछड़ जाएं। हमें अपनी कमिटमेंट बिजनेस के लिए और अपनी मेहनत और अपनी लगन को बनाए रखना है। और अगर हम धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, निरमा, जो कार्सन भाई थे वो किसी ज़माने में अपना जो निरमा का पाउडर था वो घर घर जाके बेचते थे साइकिल से। पहले ऑफिस में काम करते थे, फिर अपने घर पे लैब पर उन्होंने अपना केमिकल बनाया, घर जाके बेचा। फिर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया, वॉशिंग पाउडर निरमा, और देखिए निरमा 2 से 2.5 बिलियन जो है डॉलर की कंपनी बन गई। तो कोई भी बिजनेस स्टार्टअप है वो छोटे से ही स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे स्केल अप होगा। और 6-7 सालों में अगर देखा जाए तो लोग किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के लोगों ने पूरे बिजनेस पटल को बदल दिया है। जल्दी में देखा जाए तो जीरोधा, कैसे हम स्टॉक ट्रेडिंग करते थे, हम स्टॉक किसी ट्रेडर के पास जाते थे, स्टॉक खरीदते थे एक्सचेंज पे, फिर वो करीबन 1-1.5 महीने बाद हमें उसका जो मिलता था। एक तो डीमैट हो गया नंबर 1, और दूसरा अभी पार्टिसिपेट करना स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कॉस्ट पे। सो आई कैन इनरोल, आई ओपन अकाउंट, डिजिटल अकाउंट घर बैठे हुए, और मैं लेडीज़ घर बैठे ही अपनी स्टॉक ट्रेडिंग कर सकती हैं, अपना बुटीक खोल के सामान बेच सकती हैं। घर में कुछ उन्होंने सामान बनाया है, खास तौर से फूड किचन बना लिया, अगर ONDC पे ऑफ टेक करके अपना आस पड़ोस में नानी की किचन, आजकल ये कॉन्सेप्ट है दिल्ली में, तो आप अपनी सोसाइटी में आस पड़ोस के एरिया में स्टूडेंट्स हैं उनको अपना फूड बेच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ आप हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम या अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए, अपने आप को एंगेज रखने के लिए, या कोई म्यूजिक की क्लासेस है, डांस की क्लासेस है, ड्रामेटिक की क्लासेस है, यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्यूशन है, वो भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट करके ये ईजी है। लेकिन इसमें मैंने कहा जब ये चीज़ें ईजी हो रही हैं तो बाजार ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है और उसमें कमिटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ दिन पहले कोई कह रहे थे कि 70 घंटे काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि अब तो 100 घंटे काम करना चाहिए जी। लेकिन अगर हम इसको बढ़ावा देने की और बात करें तो क्या अगर टैक्स कि अगर यहाँ पर एक एंगल लेकर आए कि क्या कोई सब्सिडी या कोई टैक्स रिबेट अगर कोई अडॉप्ट करता है डिजिटल पेमेंट्स, छोटे किराने वाले या कोई और शॉपकीपर्स, ऐसा कुछ सरकार देती है क्या? जी जी बिल्कुल सोनिया जी, आपने बिल्कुल टैक्स की बात करी और बिल्कुल आपने बिल्कुल ऑन द डॉट बात करी है। टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव दिया है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करे। आप देखिए कि 2014 से जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स उसमें पीछे रह जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस में, ये बेसिकली छोटे व्यापारी के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। अगर आप
बिजनेस करते हैं और उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ये डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, मतलब कैश की पेमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो आप सीधा सीधा उस जो भी आपकी सेल है, जो आपका टर्नओवर है, उस पे आप 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप उसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है ताकि इससे कि बढ़ावा मिलता है कि डिजिटल पेमेंट्स करें, लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करें और टैक्स का पेमेंट उसके लिए कम होगा और उसके डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। जी। और आखिर में जैसे जैम की जो तिकड़ी है, ये जनधन अकाउंट की, आधार की और स्मार्टफोन्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, इसने कितना चीज़ों को बदला है एकदम से डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, और साथ में ग्रामीण इलाकों में जो यूएसएसडी है अब वो कितना प्रॉस्पर कर रहा है इसके? मेरे हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, मैं तो कहूँगा रिवोल्यूशनरी है। इसने लगभग लगभग हमारे पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया और आने वाले दिनों में इसके हमें रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। मैं इसको अगर कुछ एक आंकड़ों के साथ आपको अगर समझाना चाहूँ, देखिए सोनिया जी, आज भी हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए हैं जो कि लोगों के घरों में, अलमारियों में, पर्स में, हमारी जेब में रखे। अगर वो 35,000 करोड़ रुपए डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए तो हम उस पर पैसा अर्न करेंगे। मनी टुडे विल नॉट बी मनी टुमारो। जो पैसा आज है वो कल नहीं होगा। अगर जो पैसा जेब में रखा है वो निरंतर घट रहा है, अगर बैंक में रखा तो उस पर हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। अगर वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा तो हमारे स्वाभाविक रूप से अर्निंग के स्रोत बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा। उसको सरकार यूज कर सकती है, बैंकें यूज कर सकती है, किसी के क्रेडिट में दिया जा सकता है। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझूं, जैसे हमारे पहले 28% हमारी बचतें थी, तो एक आंकड़ा आया जल्दी में नेशनल सैंपल सर्वे का कि हमारी बचतें कम हुई है। मैं इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहूँगा। हमारी बचतें कम नहीं हुई, हमारी बचतें अभी लास्ट ईयर का आंकड़ा आया 7%। एक तो कोविड की वजह से कुछ हमारी बचतों में गिरावट आई है। स्वाभाविक रूप से जब इतना बड़ा शॉक किसी भी इकोनॉमी को, जहाँ पर कि 60% लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हों और लैंडलेस लेबर भी हों और बहुत बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड भी हों, तो चोट लगना स्वाभाविक है। लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो लोगों ने उस कैश से बहुत बड़ी तादाद में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया। आप इसको आंकड़ों में देखो तो जितने भारत में भारतीयों के पास घर, जैसे आज से 25 साल पहले जब मैं दिल्ली रहने के लिए आया तो मुझे किराए का मकान लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज आप देखिए इतने रियल एस्टेट के अवसर हैं और रियल एस्टेट सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। तो लोगों ने अपने मकान बनाए हैं और उनके रहने का, खान पान का और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें उसमें निरंतर सुधार हुआ है। तो डिजिटल इकोनॉमी के अगर केवल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इसके सोशल बेनिफिट भी हैं, इसके पॉलिटिकल बेनिफिट भी हैं और इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोसिस्टम में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मैं अंत में दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि डिजिटल इकोनॉमी जब भी अडॉप्ट करें थोड़े प्रिकॉशन जरूर लें, क्योंकि हमारा पैसा महत्वपूर्ण है। हम किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, बस इसी चीज़ से मैं अलर्ट करना चाहूँगा। अदरवाइज तो डिजिटल जो कैशलेस इकोनॉमी है इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जिस भी रूप में हम इसको अंगीकार और स्वीकार करें। तो कंक्लूडिंग रिमार्क संदीप जी मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से बताया सिंह साहब ने कि ये बहुत चीज़ों में आपको आगे बढ़ा सकता है, यानी कि आप के ग्राहकों के लिए बेटर रहेगा, लीडरशिप के लिए बेटर रहेगा और आप फोकस कर सकते हैं अब अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर। जी 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 बिल्कुल। अल्टीमेटली डिजिटल पेमेंट्स का जो ये रेवोल्यूशन चल रहा है, इसको सबको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कैश की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कैश बिल्कुल उसमें ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा धीरे धीरे। जैसा कि अब और देशों का अगर हम उदाहरण देखें, वहाँ पर कोई कैश की डीलिंग्स बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होती है। तो कैश की इकोनॉमी को ख़त्म होना होगा और डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ना ही होगा। और इसके लिए थोड़ा सा सरकार को भी थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आज की डेट में अगर हम देखें कि जैसे कोई साइबर अटैक्स होते हैं आज की डेट में, जो फ्रॉड होते हैं, तो हालांकि गवर्नमेंट ने एक साइबर पुलिस बना रखी है, लेकिन उसको इतनी अभी सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई भी किसी तरीके का गबन होता है, तो उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और आगे जाके इसमें लोगों को सरकार को सक्सेस मिलेगा और वो लोगों को पकड़ पाएगी और इस चीज़ को कम कर पाएगी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जो एजुकेशन है, जो हमें लोगों को जागरूक करना है कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी सरकार कदम ले रही है और आगे कदम लेती रहेगी। उससे हमारी डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगी और अल्टीमेटली सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सब जानकारी देने के लिए कि जो जैसे हमारे दोनों गेस्ट कह रहे हैं कि
आप डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको वो समय याद होगा जब बिजली का बिल पे करने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और जब 2 बज जाते थे तो वो विंडो ही बंद हो जाती थी। आज आप अपने घर पर बैठकर सिर्फ एक क्लिक से अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बिल का, और किसी भी टाइम वो आप ही को चुनना है। तो एक ही चीज़ का बस ध्यान रखिए कि फ्रॉडस्टर्स से बचिए, पासवर्ड अपना सुरक्षित रखिए और अपने बायोमेट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी